हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग इससे पहले वीडियो कंप्लीट किया है, उस वीडियो में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट किया। ठीक, आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट पढ़ लेते हैं। किंगडम फंगी क्या होते हैं, कवक। ठीक, कवक क्या होता है? जैसा कि जनरली हम लोग देखे होंगे, कवक जो होते हैं वो नम स्थानों पे ज़्यादातर हमें दिखते हैं। ठीक, कोई भी अभी आपका बरसात का सीज़न चल रहा है, कोई भी पदार्थ गीला हो तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे क्या होते हैं, कवक फफूंदों के रूप में वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि चमड़े के जो सूज वगैरह होते हैं उन पे भी वो क्या होते हैं, नीली या काली कवकों के रूप में वो वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। और ज़्यादातर कवक क्या होते हैं, वो शेप्रोफाइट होते हैं। मृतोपजीवी पौधे पे ये ज़्यादातर अटैक करते हैं। डेड या डीके मटेरियल जो होते हैं उन पे ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। सड़े गले स्थानों पे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि कवकों को अध्ययन करने के लिए इस प्रकार के मतलब जो कवक होते हैं उनको हम जनरली किसके अंतर्गत उनका अध्ययन कर सकते हैं, तो वो माइकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कवकों का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, अभी तो हमने जनरली ये बताया, जैसे कि आप अभी ब्रेड वगैरह रख दें, ठीक, तो उनमें आप देखे होंगे कि फफूंदों के रूप में सफ़ेद सफ़ेद उस ब्रेड के ऊपर और नीली नीली धारियों के रूप में साइड में लगना शुरू हो जाते हैं। आप गीला आटा रख देते हो, रोटी रख देते हो, तो उनमें इस तरह से फफूंदों के रूप में वो उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार कवक ऑल टाइम कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि वो नम स्थानों में ही ज़्यादातर क्या होते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, वो वहीं पे वृद्धि करके। तो अभी हम आज पढ़ेंगे कि किंगडम फंजाई जो होते हैं उनके इंट्रोडक्शन के तौर पे हम देख लेते हैं कि वो होते कैसे हैं, क्यों मतलब वो अदर में नहीं रखे गए, मतलब प्लांट्स में नहीं रखे गए, एनिमल्स में नहीं रखे हैं, उनको एल्गी में क्यों नहीं रखा गया या मोनरा जगत में क्यों नहीं रखा गया, उन सबको क्यों वहाँ से अलग कर दिया गया, और उनके जो है जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, उनके जो सामान्य लक्षण होते हैं वो होते क्या हैं। अभी हम बस उनको जानते हैं, उसके बाद हम उनके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। उनके जो आर्थिक महत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उनके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, वो किस प्रकार से हमको लाभ पहुँचाते हैं और किस प्रकार से हानि। तो उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके भी बारे में जानते हैं। ये कवक भी आपके जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ इस प्रकार के कवक होते हैं जो आपको लाभ पहुँचाते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि पनीर वगैरह जो उत्पन्न किया जाता है उसमें भी तो कवकों का ही प्रयोग होता है, फाड़ने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए, और मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी आपका कवक वहाँ उपजाऊ होता है। जैसे राइजोपस होता है, राइजोपस और म्यूकर नामक जो कवक होते हैं ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। पेनिसिलियम होते हैं, बहुत सारे कवक हैं जो आपको लाभ के रूप में भी मिलेंगे और हानियाँ भी आपको देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ से जान लेते हैं स्टार्टिंग इनकी क्या है। ठीक, जो कवक होते हैं अभी तक जो देखा गया है कि 5 जगत हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, 5 जगत के बारे में जाना है। कवक मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम ऑफ फंजाई आज पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद प्लांटी जगत है, फिर उसके बाद एनिमेलिया है। ठीक, इनमें सबसे बड़ा अभी तक में जो जगत फंजाई को हम लोगों ने देखा है वो क्या है, बहुत विशाल होते हैं। इनके जो ग्रुप है, इनके जो समूह हैं वो बहुत विशाल है, जिसमें 50,000 स्पेसीज हैं। उस 50,000 में 50,000 वंश हैं, जीनस हैं, और उस 50,000 में 10,000 क्या होती हैं, उनके स्पेसीज होती हैं। ठीक, कह रहे हैं कि कवक जो होते हैं उनके अंदर मतलब कवक जो होते हैं उनके डायरेक्टली ये कह लेते हैं कि वो हरे रंग में ना पाए जाने के कारण, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हरे कलर में होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और उसी क्लोरोफिल के कारण वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन की प्राप्ति कर लेते हैं, तो वो स्वपोषी में आ जाते हैं। लेकिन कवक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उनके अंदर कोई भी इस प्रकार का नीला मतलब पदार्थ नहीं पाया जाता है, वर्णक के रूप में कोई इस प्रकार के तत्व पदार्थ उनके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। इस वजह से वहाँ को उनको कवकों को क्या किया गया, वहाँ से अलग कर दिया गया, पादपों से अलग कर दिया
कि जो बीजाणु होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, उनके अंदर जो प्रजनन रिप्रोडक्शन की जो क्षमता होती है, उनके आधार पे इनको क्या किया गया, पृथक कर लिया गया। क्यों? क्योंकि जो अब यहाँ देख लीजिए कि कवकों के अंदर जो क्या था कि हरे पौधे नहीं पाए जाते थे, हरे पौधे न उपस्थित होने के कारण उनको क्या किया गया, वहाँ से अलग कर लिया गया। उनके अंदर क्लोरोफिल की कमी थी, जिसके कारण जो पौधे से, पादपों से अलग किया गया। लेकिन इनके अंदर एक और लक्षण देख लिया गया, इनके अंदर एक नया फीचर्स हमें दिखा क्या कि इनके अंदर बीजाणुओं की तरह से, जैसे बीजाणु होते हैं, अभी आगे आप लोगों ने पढ़ा है कि जो अमीबा होते हैं, पैरामीशियम वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो होते हैं फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, इन सभी के द्वारा क्या होता है, प्रजनन की क्रिया हो जाती है। तो उसी प्रकार से कवकों में भी दिखा कि ये लैंगिक और अलैंगिक, मतलब लैंगिक टाइप से भी और अलैंगिक टाइप से, ये दोनों टाइप से प्रजनन की क्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस बेस पे उनको क्या कर दिया गया था, पृथक कर लिया गया, अलग कर लिया गया था। ठीक, ये वाला पॉइंट हम देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जाता है, कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक, तो सब जानता है कि जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो जब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे तो वो क्या करेंगे, किसी अन्य पे डिपेंड होंगे, किसी अन्य पौधे पे, किसी अन्य जीव पे, किसी अन्य या कह लो कि डेड एंड डीके मटेरियल पे, कहीं तो ये अपने भोजन के लिए क्या होंगे, पूरी तरह से डिपेंड होंगे। वो कह रहे जिसके फलस्वरूप उन्हें दूसरे पौधे पर पैरासाइट्स, परजीवियों की भांति, पैरासाइट्स मतलब परजीवियों की भांति, या सैप्रोफाइट या सड़े गले पदार्थों पे सैप्रोफाइट की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ठीक, या तो परजीवी की भांति ये किसी पे जीवन व्यतीत करते हैं, अगर वो डेड एंड डीके मटेरियल पे रहेंगे तो वहाँ ये मृतोपजीवी की तरह रहेंगे। मृतोपजीवी जीवों पे जो अपना भोजन बनाता है उसको ये सैप्रोफाइट करते हैं, तो मृतोपजीवी की भांति क्या करते हैं, ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि जो ये फंगी होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्या ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, या फिर होमोट्रॉफिक होते हैं या हेटेरोट्रॉफिक वाले होते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि जो कवक होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ये दोनों टाइप के होते हैं, एक कोशिकी भी होते हैं और बहुकोशिकी भी होते हैं। एवं ये हेटेरो विषमकोशी होते हैं, ये विषमकोशी टाइप के जीव होते हैं, ये भिन्न भिन्न तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, टाइप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इनकी कोशिका देखिएगा, उनकी जो ऊपर की शेल होती है, लेयर होती है, भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है, तो इनकी कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन से निर्मित होती है। जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि वो काइटिन और सेलुलोज दोनों से भी निर्मित हो सकती है, ओनली काइटिन नहीं। काइटिन से तो होती है, लेकिन जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि वो काइटिन और सेलुलोज दोनों से निर्मित भी हो सकती है। ठीक है ना, आगे हम देख लेते हैं कि जो फंगी होते हैं वो कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, किस टाइप से वो रोग उत्पन्न करते हैं और किन किन पदार्थों पे वो अपने रोग को पूरी तरह से प्रसारित करते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई जगत के जो अनेक जीव होते हैं वो मुल्ड के रूप में, मतलब फफूंद के रूप में, मशरूम के रूप में, तथा ईस्ट के रूप में, स्मट के रूप में, मतलब पूरी तरह से वो बना देते हैं राख टाइप, किड्स के रूप में, रस्ट बनाने में, आदि रोग उत्पन्न करने में जीवों को मतलब इस बेस पे इन जीवों को क्या किया गया है, अलग रखा गया है। किस किस के रूप में, किड्स रोग उत्पन्न करने के रूप में, मशरूम को उत्पन्न करने के रूप में, फिर स्मट रोग उत्पन्न करने के रूप में, ईस्ट रोग उत्पन्न करने के रूप में और मिल्ड रोग उत्पन्न करने के रूप में। इस प्रकार से इनको क्या किया गया है, अलग किया गया है। और ये जो फंगी होते हैं ये ऑल टाइम्स हमारे इधर उधर ही क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे ही जहाँ नम स्थान पा गए या खुला पदार्थ पा गए कोई, तो वो ये वहाँ तुरंत क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जो अचार हो गया, जैम जेली हो गया, या फिर कह लो कोई भी खाद्य पदार्थ हो गया, या फिर आप देखे होंगे कभी आपकी बुकें ही गीली हो जाएं और उसको वैसे थोड़ा सा सुखाएं और हल्का सा उसको वैसे रख दें तो हल्की नमी के कारण उस बुक्स में भी क्या होते हैं, फफोले लग जाते हैं।
देखे होंगे कि काले काले से धब्बे आपकी बुक में पड़ जाएंगी और धीरे धीरे वहां तक वो चाल के उस बुक को क्या करते हैं, पूरी तरफ से लॉस कर देती हैं, अनयूजलेस बना देती हैं। ठीक है, इस तरह से चमड़े के सामान में भी, कोई भी चमड़ा का सामान आप ले लेते हैं, लेदर का जैकेट वगैरह आप लेते होंगे, फिर चमड़े के शूज वगैरह लेते होंगे, लेदर शूज लेते होंगे, इस तरह से बहुत सारे शूज अगर उनमें भी नमी होती है तो जिसके कारण क्या करते हैं वो फंगी वहाँ पूरी तरह से अटैक कर देते हैं। वो भी उनका कलर पीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, और पीली भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, नीली भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है। मतलब वो कवक की कई संरचनाएं होती हैं, कई प्रकार से वो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जिसके कारण वो आसानी से अटैक कर लेते हैं। अभी हमने बता दिया कि जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। जैसा कि माइकोलॉजी का डिस्क्राइब करके अगर अलग अलग करके जिससे ये बने हुए हैं तो ये चीज हम देख लेते हैं। माइकेज, जिसको हम मशरूम कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इस फंगी जगत में पाए जाने वाले जो भी सभी कवकों में से सबसे बड़ा जो कवक है वो क्या है, मशरूम ही है आपका। तो माइकेज, मशरूम, लोगोस मतलब स्टडी करना। जब हम किसी भी कवक के बारे में, किसी भी मशरूम के बारे में, मशरूम मतलब कवक होता है, तो किसी भी मशरूम के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, माइकोलॉजी कहलाते हैं। ठीक, अब आपको बताई दिए कि जो जगत है फंजाई जगत, उनमें पाए जाने वाले सभी कवकों में से, जो फंगी जगत है उनमें पाए जाने वाले जितने भी कवक होते हैं उन सभी में से सबसे बड़ा कवक मशरूम को माना गया है। ठीक, अब इनके जनरल कैरेक्टर हम जान लेते हैं कि इनके जो सामान्य लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, ये किस प्रकार की संरचना में होते होंगे या किस प्रकार के दिखते होंगे, इन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं इनका। ये फर्स्ट क्या होता है, कवक का शरीर। करें कि जो फंगी होते हैं इनका शरीर प्रायः थ्रीड लाइक होता है, तंतुमय होता है, ब्रांचेड होते हैं, मतलब वो इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से ब्रांच के रूप में, ऐसे ही गुच्छे के रूप में, कहीं से ये शाखाएं, ये ग्रुप में भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। ठीक, कॉलोनी में भी ये पाए जाते हैं। तो ब्रांचेज भी हो सकते हैं, तंतुमय भी होते हैं, और नलिकाओं मतलब ट्यूबुलर्स भी हो सकते हैं। ये ठीक ना, इस टाइप के ये होते हैं। सेकेंड क्या है कि धागे के समान संरचनाओं की कोशिका भित्ति। जो कवक होते हैं उनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो धागे के समान होती है संरचना में, लेकिन उनकी कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, अभी हमने आपको आगे बताया कि वो काइटिन के द्वारा तो निर्मित थी, लेकिन वो काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है, या इन दोनों से भी निर्मित हो सकती है। या तो क्या कहते हैं वो काइटिन की बनी हो या सेलुलोज की बनी हो, या उन दोनों से मिलकर निर्मित होती है। ठीक, तीसरा हम देख लेते हैं कि क्या है, कवक जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। अभी हमने बताया कि वो किसी भी प्लेस पे, डेड एंड लिक्विड मटेरियल पे हो गया, अभी यहाँ देख लीजिए कि अचार पे भी होते हैं, जैम, जेली, रोटी, या फिर किसी चमड़े वाले पदार्थों पे, तो वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न तरह से वो अपने पोषक पदार्थ न्यूट्रिशन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। क्यों ये हेटेरोट्रॉफिक जीव माने गए, क्योंकि इनके अंदर हरे पदार्थ नहीं पाए जाते, हरे वर्णक नहीं पाए जाते, जिसके कारण उनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित नहीं हो पाता और ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बना पाते। इस वजह से इनको क्या विषमपोषी माना गया है। फोर्थ ऑप्शन, कवकों की कोशिका में सत्य केंद्रक मतलब ट्रू न्यूक्लियर होता है। क्यों ट्रू न्यूक्लियर होंगे ये, क्योंकि ये यूकैरियोट, जनरली जान लीजिए कि जो प्रोकैरियोट हैं वो केंद्रक विहीन होते हैं, जो यूकैरियोट होते हैं उन्हीं में ट्रू केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, ट्रू न्यूक्लियर का निर्माण वही होता है। तो ये प्रोकैरियोट सीधे सीधे जनरली हम यही कह सकते हैं सिंपल तरीके से कि ये यूकैरियोट कोशिकाओं के बने होते हैं। तो इनके अंदर जो सत्य केंद्रक होते हैं उनकी केंद्रक कला जो होती है वो सत्य केंद्रक जो होते हैं वो केंद्रक कला से क्या होते हैं, चारों तरफ से घिरे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ठीक, आगे है पांचवा आपका
कि कवकों में, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कवकों में जो जनन होते हैं वो लैंगिक तथा अलैंगिक, किस किस, लैंगिक टाइप तथा अलैंगिक दोनों विधियों के द्वारा होता है। मतलब उनके अंदर लैंगिक जनन भी हो सकते हैं और अलैंगिक जनन भी हो सकते हैं। इस दोनों प्रकार से इनके अंदर जनन होता है। ठीक है, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो आप प्लीज शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट निकालिए जल्दी से। आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से इस प्रकार के फंजाई होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ये सभी होते हैं, ये सभी को जान लेते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु तथा फलन बनाने के आधार पर कवक जाल की आकार बीजाणु तथा फलन काय बनाने के आधार पर तथा फलन काय बनाने के आधार पर फंगी को, किसको, आधार पर कवकों को निम्न भागों में, फंगी को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक, किसके बेस पे, कवक जाल, मतलब कवकों के जो जाल होते हैं, जाल के भी रूप में पाए जाते हैं, तो उन सभी की आकार के आधार पे जो होते हैं फनय काल, सभी मतलब इन सभी के आकार पे, कवक जाल की आकार की हो, चाहे उनके आकार हो, चाहे बीजाणु हो, चाहे फलन काय हो, उन सभी के बेस पे फंजाई को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उसको हम जान लेते हैं कि तो 4 वर्ग कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका है फाइकोमाइसीटीज, इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं हम उनका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज। ठीक, ये 4 होते हैं, बेसिडियो, बेसिडियोमाइसीटीज, और चौथा आपका है ड्यूटेरोमाइसीटीज, ये 4 आपके हैं जो कवक जाल की आकार की बीजाणु तथा फनय काल बनाने के आधार पर, मतलब ये सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने के आधार पर इनको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक, कौन कौन सा नाम आपके सामने है, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। आगे हम देखेंगे, अगला हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक ना, कवकों का आर्थिक महत्व, कवकों के आर्थिक महत्व क्या होते हैं और उनसे हमें हानियां क्या होती हैं, 2 पॉइंट्स हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ठीक ना, ओके, थैंक यू।